हेलो दोस्तों, B1 क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी की टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। दोस्तों इस सीरीज को आप जरूर लगाइएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। दोस्तों ये सीरीज यूपीएसआई, कांस्टेबल, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। दोस्तों इस सीरीज कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कैंसिल कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपके समझ में आता है तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के लिए। यहाँ पर आपके डिस्प्ले पहला क्वेश्चन आ चुका है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। यहाँ पर कौन सा वाक्य भेद है, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी निषेधवाचक, सी इच्छावाचक, आज्ञावाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुमने खाना खा लिया क्या, या तुम दिल्ली जाओगे, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। निषेधवाचक में क्या होता है, निषेधवाचक में अगर किसी कार्य के नहीं होने की संभावना है, नहीं हो रहा है, अपूर्ण हो रहा है, तो वह निषेधवाचक हो रहा है। जैसे राम ने खाना नहीं खाया है, श्याम दिल्ली नहीं गया है, ठीक है, ये निषेधवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक में क्या होता है, हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, वहाँ इच्छा हो, मतलब हम अपने इच्छा से आशीर्वाद देते हैं, तो वहाँ इच्छावाचक होता है। जैसे आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है ना, तो वहाँ इच्छावाचक हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज्ञावाचक में क्या होता है, आज्ञावाचक जब हम अपने से छोटे से किसी कार्य करने के लिए कहते हैं या कोई आज्ञा देते हैं, जैसे एक गिलास पानी ले आओ, ठीक है, खेत पर चले जाओ, तो यहाँ पर आज्ञावाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, सबसे पहले हम भाववाच्य की बात कर लेंगे। अगर किसी वाक्य में नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी वाक्य में किसी कार्य के नहीं होने की संभावना, जैसे श्याम से खाना नहीं खाया गया, दिनेश से नहीं लेटा गया, सीता से गाना नहीं गाया गया, तो वह भाववाच्य हो रहा है। ठीक है ना। अगर अब कर्मवाच्य की बात करेंगे, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्म के होने की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तवाच्य कहलाता है। तो यहाँ पर कर्तवाच्य पूछा है, तो हम कर्ता की प्रधानता देखते हैं किस वाक्य में है। यहाँ पर देखिए, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़वाया। तो यहाँ पर विद्यार्थी को पाठ पढ़वाया ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये शुद्धवर्तनी से गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में हम देखेंगे, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो कर्ता कौन है, कर्ता यहाँ पर अध्यापक है। इसकी ही विशेष प्रधानता है, भाई किसने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया। ठीक, किसको पढ़ाया, विद्यार्थी को, तो किसने पढ़ाया, अध्यापक ने। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो अध्यापक है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य की कर्ता की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ला और सा उच्चारण स्थान, ला और सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा, कंठ, दंत, ओष्ठ, तालव्य। तो ला और सा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है, अब वा किस श्रेणी में आता है, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। क्या होता है, दंत ओष्ठ। ठीक है, दंत ओष्ठ। और हा किस श्रेणी में आता है, हा का उच्चारण स्थान, हा होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। हा होता है कंठ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दी गए विकल्पों में से रिक्त स्थान, मतलब यहाँ पर वाल्मीकि की शुद्धवर्तनी पूछी है। ठीक है ना, तो वाल्मीकि में शुद्धवर्तनी आप बताइए। और वाल्मीकि, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी के वाल्मीकि। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा कि वाल्मीकि।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। वाल्मीकि यहाँ पर का पर छोटे की मात्रा होगी, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य इसमें फिट होता है। व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण स्थान बिना किसी की सहायता से होता है। जो स्वर होते हैं वो अपने आप में आज़ाद होते हैं। ठीक है, मतलब ये इनको जो किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। पर जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं वो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई में आ चुका है 2017 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या हो, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं हम स्रोत भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? स्रोत भाषा। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे हम स्रोत भाषा बोलते हैं। जिस नई भाषा में अनुवाद करना है या किया जाता है, जिस भाषा में आप नोट कर लीजिएगा, जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे हम लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद करना है उसे लक्ष्य भाषा या प्रस्तुत भाषा कहते हैं। मानक भाषा क्या कहलाती है? लिखी या बोले जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। लिखी या बोले जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरा पूछा है डॉट 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 करके कि इसके आगे कौन सा मुहावरा फिट होगा। पुलिस को देखकर चोर अंगूठा दिखाना, 9 2 11, आँख का तारा, अंधे की लकड़ी। तो यहाँ पर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पर आप देख लीजिए, दिवाकर, भास्कर, सुधाकर, प्रभाकर। यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रभाकर नहीं है। किसका नहीं है? प्रभाकर नहीं है। आपको जो है भास्कर भी लगा सकते हैं, सुधाकर भी लगा सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार गलत हो जाता है। प्रभाकर को हम सूर्य बोल देते हैं। अब प्रभाकर को हम कैसे पहचानेंगे? प्रभा किससे बोलते हैं? प्रभा मतलब रात्रि। प्रभा रात्रि का होता है। ठीक है ना, प्रभा रात्रि का होता है। तो कर मतलब रात्रि में होने वाला, तो प्रभाकर मतलब चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है प्रभाकर। ठीक है, अब प्रभा मतलब रात्रि। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द, तो यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है, विलोम शब्द क्या होगा? तो दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो दिए गए विलोम शब्द, अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष हो जाएगा। ठीक है, श्री रामचरितमानस की रचना किसने की? श्री रामचरितमानस की रचना किसने की? तो श्री रामचरितमानस की रचना, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो श्री रामचरितमानस की रचना किसने की? यहाँ पर की तुलसीदास ने। किसने की? तुलसीदास ने। ठीक है, कबीरदास ने कौन कौन सी रचना की? कबीरदास ने साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और एक क्वेश्चन और है, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु थे रामानंद। कौन थे? कबीरदास के गुरु रामानंद। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता
इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो इसमें कौन सा लगेगा? तो इसमें लगेगा योजक चिन्ह। ठीक है, माता और पिता डैश लगता है बीच में। कैसे लगता है? माता डैश पिता, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 बनाया गया। ठीक है। उत्तराखंड की एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? निम्न के शब्दों में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर। कौन सा हो जाएगा? रत्नाकर। मधुकर का पर्यायवाची क्या होता है? मधुकर का पर्यायवाची अली भौरा। अली भौरा ये मधुकर का पर्यायवाची होता है। किसका? मधुकर का पर्यायवाची होता है। ठीक है। दिनकर मतलब सूर्य। ठीक है, दिन का मतलब दिनकर सूर्य। संधि के कितने वेद होते हैं? संधि के कितने वेद होते हैं? संधि के 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। ठीक है। ठीक है, कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिद्वंदी में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रा, प्रत, प्रतिधिद्ध। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारज। कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आपने भी इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा। तो कारज एक अर्ध तत्सम शब्द है। कारज एक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से विकसित होकर सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं वे अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। और तद्भव कौन से कहलाते हैं? तद्भव शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत से पाली में आए, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट्ट में, तब हिंदी में आए। मतलब धीरे धीरे काल क्रमानुसार उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता गया, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है। जो संस्कृत से हिंदी में आए पर जगह जगह परिवर्तन होते गए, वहाँ पर जो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए बिना चेंजिंग, मतलब जो बीच में ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई, डायरेक्ट जो संस्कृत से हिंदी में आ गए, उन्हें हम अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ये ज़्यादा अक्षर शब्द तो नहीं है, कुछ शब्द नोट कर लीजिए इन शब्दों को। सबसे पहला कारज। कारज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ध तत्सम शब्द है। कारज है, दही है, और रात चूरन है, तन और भूख। क्या है? भूख। ये शब्द अर्थसम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। समूहवाचक में क्या होता है? समूहवाचक में ऐसा शब्द जिसमें कई सारे लोग इकट्ठे हो, जैसे सेना है, सेना में बहुत सारी आर्मी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। सेना है, पुलिस है। ठीक है। अंगूर का गुच्छा,
तो यहाँ पर समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक में जैसे लड़का है, लड़की है, गाय है, मतलब जातिवाचक में क्या होता है, एक जिसके प्रकार हो, मतलब मतलब जाति, किसी की जाति बताई गई, जैसे भैंस है, भैंस कई तरीके की होती हैं, उसमें भी कई उपजातियां होती हैं। ठीक है ना, तो वहाँ भी जो है एक जाति होती है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्तिवाचक में किसी एक निश्चित प्राणी, गुण, दशा आदि का बोध होता है। जैसे गंगा नदी, गंगा सिर्फ एक है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाती हैं। ठीक है, और अगर हम केवल गंगा बोलेंगे तो वहाँ जातिवाचक हो जाएगा, मतलब गंगा की भी कई जातियाँ हैं, गंगा भी कई, मतलब सॉरी, नदियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, तो नदियाँ शब्द हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, नदियाँ जो शब्द हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि जो नदियों की जाति है वो कई प्रकार की, जैसे गंगा भी है, यमुना भी है। ठीक है, ये तरह तरह की नदियाँ हैं और इधर उधर इनका जो है प्रवाह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं विकारी और अविकारी। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल वाक्य का विलोम शब्द नहीं है? तो सरल का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? सरल का कुटिल भी होता है, बकरी भी होता है, कठिन भी होता है, पर निरर्थक नहीं होता है, सार्थक का निरर्थक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आंसर नंबर डी, निरर्थक नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, सरकारी किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। किसका है? यूपीएसआई और कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना प्रकाशित होती है किसमें होती है? अधिसूचना होती है सरकारी गजट में। किसमें होती है? सरकारी गजट में। जब सरकारी गजट क्या होता है? जब कोई बड़े अधिकारी या सरकार नियुक्तियों की सूचना देती है, या कोई आदेश देती है, या कोई नियम बनाती है, ठीक है, तो वहाँ सरकारी गजट होता है, सरकारी गजट में लिखा जाता है, वहाँ उसी को हम अधिसूचना बोलते हैं। ठीक है, परिपत्र किसे कहते हैं? परिपत्र भी काफी बार आया है। परिपत्र किसे कहते हैं? परिपत्र किसे कहते हैं? तो परिपत्र, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा जा रहा हो। ठीक है, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय में या एक साथ अनेक परिस्थितियों में जगह जगह कार्यालयों में भेजा जा रहा हो, उसे हम परिपत्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है। रचना के आधार पर नहीं, डबल नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से? मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। जैसे वह घर गया, सरल वाक्य की हम बात करेंगे, सरल की, तो सरल वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, जैसे वह घर गया। मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर आश्रित होता है। दूसरा जो वाक्य होता है पहले वाक्य पर आश्रित होता है। जैसे मैं खाना खा चुका था तब वह आया। ठीक है, मैं खाना खा चुका था तब वह आया, तो ये जो मिश्र वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य की बात करेंगे तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य बस जुड़ जाते हैं।
संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़ जाते हैं और वह दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। जिस वाक्य में और आ रहा है, अथवा आ रहा है, या आ रहा है, तो वहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ठीक है, मिट गई। तो यहाँ पर जो और आ रहा है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जो शब्द पूर्व पर संबंध किसी संज्ञा, मतलब संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं और विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। क्या हो जाएगा? रति। ठीक है, क्रोध किसका होता है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? तो क्रोध हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। ठीक है, और हास किस रस का हो जाएगा? हास हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। ठीक है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा अद्भुत रस का। किसका हो जाएगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। ठीक है, हास्य रस का हास हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा। ठीक है, और अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8। रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या होती है 9। ठीक है, कुल रसों की संख्या कितनी होती है? कुल रसों की संख्या होती है 11। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 प्रकार, रसों की संख्या 9, या स्थायी भाव की संख्या 9, या कुल रसों की संख्या 11 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ? किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य को आप कमेंट में बताइएगा, इस वाक्य का आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा अभिवादन किया जाना चाहिए। तो माता पिता कैसे अभिवादन करेंगे? तो माता पिता करेंगे शुभ आशीर्वाद। ठीक है, क्योंकि वो माता पिता हैं तो अपने बच्चे को आशीर्वाद ही देंगे, तो वह जो है अभिवादन करेंगे शुभ आशीर्वाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य बताएं। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरब यात्री 10 अरब। 10 अरब क्या होता है? 10 अरब एक संख्या भी होती है। ठीक है, पर हमें एक देश से संबंधित मतलब देश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सऊदी अरब उसकी बात कर रहे हैं। अरब के 10 यात्री भारत आए, तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। तो यहाँ पर हम इसको वाक्य में फिट करके देख लेंगे कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर संकल्प की बात करें, संकल्प ले लिया तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, लज्जा
लज्जा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। घटना घटी, वहाँ पर घटना घटी, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तुमने प्रार्थना कर ली, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो संकल्प ले लिया, यही पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अंश अंश का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। अंश और अंश का सही अर्थ तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्सा। अंश मीन्स हिस्सा, अंश मीन्स कंधा, अंश मीन्स हिस्सा, अंश मीन्स कंधा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे से दो वाक्य होते हैं और दूसरा वाक्य पहले वाक्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो फसल भी अच्छी होगी, अच्छी होती, यहाँ पर होता। ठीक है, यदि वर्षा अच्छी हुई, अच्छा यहाँ पर ठीक है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि राम पढ़ लेता तो राम पास हो जाता, यदि राम पढ़ लेता तो पास हो जाता। ये जो है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन लगा हुआ है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यही जो विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो देखने में धन्यवाद। जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।